हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज हम अपनी ग्राम पॉजिटिव कोकाई की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के बारे में स्टडी किया था, जिसको अपन ने याद किया था लेस होमवर्क वाले मेमोनिक से, जिनमें था स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, श्लाइफेरी, सैप्रोफाइटिकस, हिमोलाइटिकस एंड वार्नेरी। वो तो अपन ने देख लिए थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो वही वाली है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा शास्त्री एंड 4th एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर। अब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको मल्टीपल लेक्चर्स में कवर करेंगे और ईच लेक्चर में हम इसके दो टॉपिक कवर कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहे। तो आज के लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, virulence factors. So let's begin with the introduction to Staphylococcus aureus. हमारी बुक में इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, तो इसको हम जल्दी से याद कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, एयर एंड कैप्सूल। तो 2 पॉजिटिव से क्या मतलब है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरिस 2 चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव मतलब ये कोएगुलेज एंड कैटालेज, इन दोनों एंजाइम्स के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव है। अब हमने देखा ही था थोड़ी पिछले लेक्चर्स में कि कोएगुलेज पॉजिटिव होने की वजह से ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई से सेपरेट हुआ, एंड कैटालेज के लिए पॉजिटिव होने की वजह से ये माइक्रोकोकेसी फैमिली के अंदर प्लेस हुआ था, जिसको अपन ने स्ट्रेप्टोकोकीसी से डिफ्रेंशिएट किया था। जो हमने पूरा ओवरऑल ग्राम पॉजिटिव कोकाई के डिफ्रेंशिएशन में देखा था, वो आप देख सकते हैं दोबारा फर्स्ट लेक्चर में। 2 नेगेटिव। अभी 2 नेगेटिव के बारे में क्या है, अभी 2 नेगेटिव ये 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये मोटिलिटी शो नहीं करता, मोटिलिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ये स्पोर्स भी फॉर्म नहीं करता। स्पोर फॉर्मेशन भी ये शो नहीं करता। तो ये 2 चीज़ों के लिए पॉजिटिव है, वो है कोएगुलेज कैटालेज। 2 चीज़ों के लिए नेगेटिव है, यानी ये मोटिलिटी शो नहीं करेगा, ये स्पोर फॉर्मेशन शो नहीं करेगा। स्पोर लिखा है, स्पोर फॉर्मेशन ये शो नहीं करेगा। अब एयर से क्या मतलब है, एयर से आप याद रख सकते हैं कि ये है फैकल्टेटिव एनारोब। एयर से आप याद रख लीजिए ये है फैकल्टेटिव एनारोब, मीनिंग ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकता है। एंड कैप्सूल से आप ये याद रख लीजिए कि ये ओकेजनली कैप्सुलेटेड है। हमारी बुक में लिखा है कि ये ओकेजनली कैप्सुलेटेड है। अभी ओकेजनली कैप्सुलेटेड का क्या मतलब है, ओकेजनली कैप्सुलेटेड का मतलब ये है कि ये इसके कुछ सीरोटाइप्स जो होंगे वो तो कैप्सूल फॉर्मेशन शो करेंगे, लेकिन कुछ सीरोटाइप्स नहीं करेंगे। तो इसको अपन जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। कैप्सूल ये फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे, यानी कि इसका सीरोटाइप कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन सी फेज ऑफ ग्रोथ में है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। तो सीरोटाइप्स आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, 2 सीरोटाइप्स होते हैं, CP5 एंड CP6 सीरोटाइप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के, जो कैप्सूल फॉर्मेशन शो करते हैं। अब फेज़ ऑफ ग्रोथ हमको पता ही है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेस में होती है, बैक्टीरिया की कॉलोनी फेजेस में ग्रो करती है। तो एक होता है इनिशियल लैग फेज़, फिर एक आता है एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज़, फिर वो प्लेटू कर जाता है स्टेशनरी फेज़ पे। और जब न्यूट्रिएंट्स इसके डिक्लाइन करने लगते हैं, हमारी पेट्री डिश या जिस भी एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहा है उधर आने लगता है डेक्लिनेशन फेज़। तो हम देखेंगे कि ये लेट लॉग फेज़ और अर्ली स्टेशनरी फेज़, यानी इस रीजन में लेट फॉर लॉग फेज़ और अर्ली स्टेशनरी, यहाँ पे ये कैप्सूल फॉर्मेशन अपनी शो कर देता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है लॉग फेज़ के टाइम पे, तो अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिमांड किधर जा रही है, वहाँ जा रही है सेल डिवीजन को प्रमोट करने में। लेकिन स्टेशनरी फेज़ की बिगिनिंग में न्यूट्रिएंट्स फ्री अप हो जाएंगे कैप्सूल के फॉर्मेशन के लिए। तो हमें ये शो करेगा, कैप्सूल फॉर्मेशन ये शो करेगा लेट लॉग फेज़
एंड अर्ली स्टेशनरी फेज में। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स से क्या मतलब है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये कैप्सूल फॉर्मेशन शो करेगा। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो ये कैप्सूल फॉर्मेशन शो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब हमारे इंट्रोडक्शन के 2 ही पॉइंट्स और बचे हैं, जो कि हैं इसके नेम में ही है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब इसका नाम ये कैसे पड़ा? स्टेफाइलो का मतलब होता है ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में ही अरेंज। अब ऐसा ये क्यों अरेंज होता है, इसका रीज़न ये है कि इसके जो सेल्स हैं ये मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रैंडम प्लेन्स में ये डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये इस प्लेन में डिवाइड कर लेगा, ये इस प्लेन में डिवाइड कर लेगा, ये ऐसे डिवाइड कर लेगा, ये कैसा होगा वो ऐसे डिवाइड कर लेगा, और ये डिवीजन के बाद पार्शियली सेपरेट रहते हैं, ये फुली सेपरेट भी नहीं होते। ये इस तरीके से इसके डॉटर सेल्स इन्हीं से स्टक रह जाएंगे। तो ओवरऑल हमको क्या दिखेगा कि ये ना ये ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में क्लस्टर्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया स्टेफाइलोकोकस। कोकाई तो हमें पता ही है, ये ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया है, इसलिए हमने इनका नाम कोकाई रखा। ऑरियस, ऑरियस का मतलब है ये गोल्डन येलो कॉलोनीज शो करेगा, गोल्डन येलो। हमने देखा ही था ऑरियस, ऑरियम, गोल्ड, तो उससे रिलेटेड है गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन न्यूट्रिएंट अगार, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा, हमने न्यूट्रिएंट अगार में तो देख लिया, लेकिन अगर हम इसको ब्लड अगार में ग्रो करेंगे तो ये कैसी कॉलोनीज शो करेगा? ब्लड अगार के अंदर, ब्लड अगार के अंदर हम देखेंगे कि ये बीटा हीमोलाइसिस शो करता है। बीटा हीमोलाइसिस का मतलब ये है कि हमारी, मान लीजिए ये पेट्री डिश विद ब्लड अगार है, उसमें ये कॉलोनी है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, तो हम देखेंगे कि ब्लड अगार में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी के अराउंड एक जोन ऑफ क्लियर एरिया बन जाएगा, ये पूरा क्लियर जोन बन जाएगा। ये क्लियर जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने हीमोलाइसिस करके ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये एरिया क्लियर दिखेगा हमको, जिसको हम, और ये पूरा क्लियर हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे बीटा हीमोलाइसिस। बीटा हीमोलाइसिस का क्या मतलब है? हीमोलाइसिस बेसिकली हमने देखा था 3 टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा हीमोलाइसिस रिफ़र करता है पार्शियल हीमोलाइसिस को, बीटा हीमोलाइसिस मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस, एंड गामा हीमोलाइसिस मिसनॉमर है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है यहाँ हीमोलाइसिस हुआ ही नहीं, नो हीमोलाइसिस। अब अल्फ़ा हीमोलाइसिस और बीटा हीमोलाइसिस में क्या डिफरेंस है? बीटा हीमोलाइसिस में तो हमने देखा ये पूरा क्लियर जोन बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा, लेकिन अगर अल्फ़ा हीमोलाइटिक कॉलोनी हुई, कोई अल्फ़ा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया हमने ग्रो किया, तो उसके अराउंड जो जोन बनेगा वो पूरा क्लियर नहीं होगा, उधर एक ग्रीनिश कलर की रिंग बन जाएगी हमारे बैक्टीरिया की कॉलोनी के अराउंड। और एक ग्रीनिश कलर की रिंग क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है कि क्योंकि जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होकर के मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो हीम था, हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट था, हीम में हमारे पास आयरन था Fe2+ स्टेट में, तो उसको ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेथ हीमोग्लोबिन बन गया। तो ये मेथ हीमोग्लोबिन की वजह से ही यहाँ पे ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखता है हमको अल्फा हीमोलाइसिस में, जबकि बीटा हीमोलाइसिस में हमको पूरा क्लियर दिखाई देगा। एंड गामा हीमोलाइसिस में सिंपली कोई जोन ऑफ क्लियरेंस फॉर्म ही नहीं होगा, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी नॉर्मली लगी रहेगी एंड हमें कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं होगा कि यहाँ पे हीमोलाइसिस हुआ भी है। तो दैट कवर्स ऑल आर बेसिक्स। अब अपन बुक से रीड कर सकते हैं ताकि ये देखें हम कि हमें समझ आया या नहीं। हिस्ट्री, स्टेफाइलोकोकस वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक वर्ड स्टेफाइल मीन्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कोकॉस मीन्स बेरी शेप्ड। ये अपन ने देख ही लिया कि ये स्टेफाइल का मतलब ये बंच ऑफ ग्रेप्स के अरेंजमेंट में, एंड कोकॉस मतलब ये बेरी शेप या फिर स्फेरिकल बैक्टीरिया है इसलिए। बाय सर ऑगस्टन एंड रोजनबर्ग, ये साइंटिस्ट के नेम है। नेम्ड द स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन येलो पिगमेंटेशन ऑफ इट्स कॉलोनीज। अच्छा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस, ये तो अपन ने देख लिया गोल्डन येलो क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट अगार पे गोल्डन येलो कॉलोनीज देता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज कैटालेज पॉजिटिव, कोएगुलेज पॉजिटिव, फैकल्टेटिव एनारोब, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड ओकेजनली कैप्सुलेटेड। ये अपन ने देख ही लिया इंट्रोडक्शन में। 2 पॉजिटिव में क्या था? कैटालेज पॉजिटिव एंड कोएगुलेज पॉजिटिव, यहाँ जो अपन ने डिस्कस किया था। 2 पॉजिटिव कैटालेज पॉजिटिव, कोएगुलेज पॉजिटिव। 2 नेगेटिव में नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, ये अपन ने 2 नेगेटिव में देख लिया। मोटिलिटी इसमें एब्सेंट है, स्पोर फॉर्मेशन ये नहीं शो करता।
फैकल्टेटिव एनारोब भी अपन ने एयर में देख लिया था, एयर के लिए फैकल्टेटिव एनारोब, एंड कैप्सूल में ओकेजनली कैप्सुलेटेड। जो हमारी बुक में ओकेजनली कैप्सुलेटेड है वो डिपेंड करता था इसके सीरोटाइप पे, एनवायरनमेंट पे और इसकी फेज ऑफ ग्रोथ पे। They are spherical cocci about 1 micrometer in diameter, arranged in grape-like clusters. This arrangement is due to cell division in Staphylococcus aureus, which occurs in multiple planes with daughter cells remain attached together. तो हमने ये भी देख लिया था, ये मल्टीपल प्लेन्स में हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डिवाइड कर रहा है, और इसकी जो डॉटर सेल्स हैं ये पार्शियली सेपरेट होती हैं, ये पूरी सेपरेट भी नहीं होती, जिसकी वजह से इसका ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट फॉर्म हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो पिगमेंटेशन ऑन न्यूट्रिएंट अगार एंड बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार। तो ये वाइवा में अगर कभी आपसे पूछ लें कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का नाम ऐसे क्यों पड़ा, तो वो इसलिए क्योंकि गोल्डन येलो पिगमेंटेशन ये न्यूट्रिएंट अगार पे शो कर रहे हैं, हमारे ब्लड अगार के अंदर ये बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज शो करता है, जो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था कि ये पूरा जोन ऑफ क्लियर जोन बन जाएगा जहाँ पे ब्लड का हीमोलाइसिस हो गया है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज़ द मोस्ट वायरुलेंट स्पीशीज़ अमंग स्टेफाइलोकोका, ये सबसे ज़्यादा वायरुलेंट स्पीशीज़ है। बाकी ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोका है तो सिर्फ हेल्दी में रेयरली इन्फेक्शन कर रहे थे, जैसे हमने देखा था स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस प्रोस्थेटिक डिवाइस के इंसर्शन पे कर रहा था, या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो काफ़ी वायरुलेंट बैक्टीरिया है, तो ये थोड़ा डेंजरस है उनसे कंपैरिजन में। Yes, aureus is the most virulent species among Staphylococci. It produces infections which range from localized pyogenic infections to life-threatening systemic infections. ये अपन आगे देखेंगे ही डिटेल में in man. Its importance as human pathogen is greatly enhanced, especially in hospital environment because of its ability to develop drug resistance. ये हम देखेंगे कि ये मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है तो वो MRSA स्ट्रेन बन जाता है इसका, और उसके लिए अपन को वैंकोमाइसिन देनी पड़ती है, तो वो अपन बाद में सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के वायरुलेंस फैक्टर्स पे। अब हम देखने जा रहे हैं वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वायरुलेंस फैक्टर्स 3 मेन टाइप्स के होते हैं जिसको आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ C, E and T. C stands for cell wall adhesive, cell wall associated factors. E stands for extracellular enzymes. And T से आप याद रख लीजिए टॉक्सिन्स। तो जो सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं ये भी 5 टाइप्स के होते हैं, तो हम इन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये भी 5 टाइप के हैं। अब इनको भी याद रखने का हमारे पास सिंपल मेमोनिक है, माइक्रो सेल पीपीटी, माइक्रो सेल पीपीटी। अब ये क्या है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइक्रो से याद रखिए माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो कैप्सूल, कैप्सूल। सेल से आप याद रख लीजिए सेल सरफेस एडेजेंस, पीपीटी से आप याद रख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन ए एंड टाइकोइक एसिड। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स है और इनको भी याद रखने का सिंपल तरीका है, शो सीडी, शो सीडी। ये सिंपल मेमोनिक है जिससे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स भी याद रख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ये है एस फॉर स्टेफाइलोकाइनेज। इसका नाम हमने फर्स्ट लेक्चर में भी लिया था जब हमने बोला था कि कोएगुलेज पॉजिटिव वाले जो कोएगुलेटेड क्लॉट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं स्टेफाइलोकोका, जो कि कहलाता है स्टेफाइलोकाइनेज। एक स्ट्रेप्टोकोकस से भी प्रोड्यूस होने वाला क्लॉट बस्टर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। वो आपने सुना भी होगा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स को हम वो देते हैं। तो यहाँ पे तो अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स देख लेते हैं एक बार सारे। एच स्टैंड्स फॉर हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओ से आप याद रखिए अदर्स, अदर्स में आ जाएगा इसको भी अपन एक बार थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे जिससे हमें इजी लगेगा। अभी तो आप याद रखने की कोशिश कीजिए, हाइलुरोनिडेज, लाइपेज,
एंड प्रोटीएज, ओ फॉर अदर्स, अदर्स प्रोटीएज। सी से हमारा सिंपली कोएगुलेज, सॉरी कोएगुलेज, एंड डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स हैं उनको याद रखने का सिंपल मेथड है शो सी डी। तो शो से एस फॉर स्टेफाइलोकाइनेज, जो हमारा क्लॉट बस्ट करने वाला एंजाइम होता है, हम जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में यूज़ करते हैं वो तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, लेकिन ये स्टेफाइलोकोकाई भी प्रोड्यूस एक करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेफाइलोकाइनेज, और इसको हमने लेक्चर 1 में भी देखा था। एच स्टैंड्स फॉर हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स, अदर्स ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स, जिसमें हाइलोरोनिडेज, लाइपेज और प्रोटीज हमारे आ गए। सी डी स्टैंड्स फॉर कोएगुलेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। और अगर आपको इस मेमोनिक से भी याद नहीं हो तो एक सिंपल और तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, एक और सिंपल मेथड है इसको याद रखने का। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स अगर आपको इस मेमोनिक से याद ना हो तो दूसरे वाले से भी कर सकते हैं। जिसमें एक तो हो जाएगा कोएगुलेज, एक कोएगुलेज अलग से याद रख लीजिए, और एक हम बाकी के बाहर से अंदर चल के याद रखेंगे। तो सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में होता है हाइलोरोनिक एसिड, तो उसको तोड़ने के लिए हाइलोरोनिडेज आ जाएगा। उसके बाद हमारी आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमारे पास लाइपेज आ जाएगा, लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज। फिर हम और अंदर जाएंगे अगर सेल के अंदर तो हमको न्यूक्लिक एसिड मिलने लग जाएगी, तो उधर अपन अटैक कर देंगे विद हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में आप डीएनएज भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ जो हमने देखे तो आप या तो ऐसे याद रख लीजिए, इस सिंपल मेमोनिक से याद रख लीजिए शो सी डी से, और वो भी याद ना हो तो आप इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स को, जो कोएगुलेज हो गया और ये सारे हो गए बाहर से अंदर चल के। हाँ, इसमें एक और ऐड कर दीजिए प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला प्रोटीएज। बेसिकली ये टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी बॉडी के, तो उसके लिए ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीएज। और तीसरा हो गया हमारे टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स को याद रखने का भी सिंपल तरीका है मीट, MEET, मीट, MEET। एम से आप याद रख सकते हैं मेम्ब्रेन एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स, सॉरी मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हीमोलाइसिन्स और ल्यूकोसाइडिन्स। आपको ऐसे याद ना हो तो आप ऐसे सोच लीजिए RBC WBC, हीमोलाइसिन ल्यूकोसाइडिन। तो एम से मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स, ई से एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। दूसरे ई से याद रख लीजिए एंटेरोटॉक्सिन, जो डायरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंटेरोटॉक्सिन। और लास्टली टी से आप याद रख सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन, जो होता है TSST1 एंड TSST2। ये दो टाइप के होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करते हैं, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, काफ़ी बड़ा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी, बट हम उसको सिंप्लीफाई करके कवर कर देंगे पूरे को। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया हमारे वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के। तो एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हम एक बार मेक श्योर कर लेते कि हमको याद हो गए। तो वायरुलेंस फैक्टर्स को आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, CET, सेल वॉल एसोसिएटेड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। सेल वॉल एसोसिएटेड का सिंपल मेमोनिक था माइक्रो सेल PPT, माइक्रो से याद रखिए माइक्रो कैप्सूल, सेल से याद रखिए सेल सरफेस एडेजेंस, PPT से याद रखिए पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन A एंड टाइकोइक एसिड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स जो ये दूसरा वाला ई वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, इसको याद रखने के लिए आप भी सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं शो CD। तो शो से आप याद रख लीजिए स्टेफाइलोकाइनेज, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, एंड ओ से आप याद रखिए अदर्स, हाइलोरोनिडेज, लाइपेज, प्रोटीज। और CD से याद रख लीजिए कोएगुलेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। अगर आपको ये वाला मेमोनिक अच्छा ना लगे, इससे आपको याद ना हो रहा हो, तो दूसरा सिंपल तरीका भी है इसको याद रखने का
एक तो कोएगुलेज अलग कर लीजिए और एक बाहर से अंदर चलने वाला मेथड बना लीजिए, जिसमें क्या किया जाएगा, हम बाहर रहेंगे तो हमें पता चलेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है टिश्यू में, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए हमने हाइलुरोनिडेज यूज़ कर लिया। उसके बाद और अंदर जाएंगे तो हमें सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज आ गया। अब उसके बाद हम अंदर और चले जाएंगे तो हमको अंदर मिलेगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे पास प्रोटीएज आ गया, न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने के लिए हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस एंड डीएनएज आ गया। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, आपके लिए जो भी प्रेफरेबल हो। और टॉक्सिन्स को याद रखने का तरीका सिंपल, मीट, MEET, मीट। एम से आप याद रख लीजिए मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स, और मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन सुनते ही आप याद करिए RBC WBC, RBC हिमोलाइसिन, WBC ल्यूकोसाइडिन। पहले ई से आप याद रख सकते हैं एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, इसको अपन बाद में देखेंगे। ये हमारी एक्चुअली क्या है, हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर जो हमारे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको होल्ड करके रखता है उसको एक एंकरिंग सब्सटेंस होल्ड करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोग्लाइन। ये उस डेस्मोग्लाइन को जाके तोड़ देता है, तो हमारी स्किन लिटरली शेड ऑफ होने लग जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एपिडर्मोलाइटिक या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। हम बाद में देखेंगे स्कैल्डेड एक सिंड्रोम करता है, स्कैल्डेड स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। वो कौन करता है, हमारा एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। तो वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। एक हो गया हमारा एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या है, एंटेरोटॉक्सिन एज नेम इंडिकेट्स, एंटेरो मतलब हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, मतलब ये हमारे GIT को इन्फेक्ट करेगा, ये हमारे GIT में डायरिया कॉज करवाता है। स्टेफाइलोकोकस से की वजह से जो डायरिया होता है वो हमारे इसके एंटेरोटॉक्सिन की वजह से होता है। और एक हम देखेंगे एक कंडीशन होती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, काफ़ी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, उसको भी कॉज करने वाले 2 टॉक्सिन्स होते हैं। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि ये सुपर एंटीजन होता है, ये सुपर एंटीजन होता है तो ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेट, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है हमारे इम्यून सिस्टम से। सुपर एंटीजन होने का मतलब होता है कि ये ना अग्रेसिवली बहुत सारे टी सेल्स को एक साथ एक्टिवेट कर देगा, बहुत सारे टी सेल्स अग्रेसिवली एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमने इसके नाम में ही लिखा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो शॉक हमें पता ही है क्या होता है, शॉक की वजह से इसमें हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन इंड्यूस कराएगा। तो हम एक एक करके अब हम डिटेल में सारे वायरुलेंस फैक्टर्स को देखेंगे, होपफुली आपको इन मेमोनिक्स से ये याद हो गए होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स, सेल वॉल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसका अपन ने सिंपल मेमोनिक देख सकते हैं, इनको भी याद रखने का हमने मेमोनिक देख ही रखा है, माइक्रो कैप्सूल PPT। तो माइक्रो से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी माइक्रो सेल PPT, माइक्रो सेल PPT। माइक्रो से आप याद रखिए माइक्रो कैप्सूल, सेल से आप याद रखिए सेल सरफेस एडेजेंस, PPT से आप याद रख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन A एंड PPT से आप याद रख सकते हैं टाइकोइक एसिड, लास्टली टाइकोइक एसिड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद माइक्रो कैप्सूल। अभी माइक्रो कैप्सूल क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हमने मेंशन किया था हमारी बुक में कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हमारी बुक ने मेंशन किया है ओकेजनली कैप्सुलेटेड। ओकेजनली कैप्सुलेटेड में हमने एग्जांपल्स देखे थे CP5 एंड CP6 सीरोटाइप्स के, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। माइक्रो कैप्सूल जब हम मेंशन करते हैं माइक्रो कैप्सूल, ये माइक्रो कैप्सूल एक्चुअली उसी ओकेजनली कैप्सुलेटेड वाली बात से रिलेटेड है। वो जो कैप्सूल मेंशन कर रहे थे वो माइक्रो कैप्सूल की बात कर रहे थे, और ये जो CP5 एंड CP6 सीरोटाइप्स हैं ये माइक्रो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं। अब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की माइक्रो कैप्सूल होती है ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की, और ये पॉलीसैकेराइड के बारे में भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये होती है ज्विटर आयोनिक। ज्विटर आयोनिक का क्या मतलब है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, और ओवरऑल चार्ज इन दोनों की वजह से न्यूट्रल ही रहेगा। मतलब किसी चीज़ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो इसका ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। तो इसलिए इसकी पॉलीसैकेराइड जो है वो ज्विटर आयोनिक है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। जिस पॉलीसैकेराइड से इसकी माइक्रो कैप्सूल बनी है हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, वो पॉलीसैकेराइड ज्विटर आयोनिक है। अब ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ज्विटर आयोनिक होने की वजह से ये एब्सेस फॉर्मेशन करवाती है, एब्सेस फॉर्मेशन, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ये एब्सेस फॉर्मेशन इंड्यूस करवा सकती है। अब ये कैसे हुआ,
इसके ज्विटर आयोनिक होने से ये एब्सेस कैसे फॉर्म करवा रही है। तो इसका भी रीज़न ये है कि एक तो हमारे बॉडी में होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनको हम शॉर्ट में APCs बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बहुत सारे हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल एक हो गया, एक्सेट्रा। वो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे अभी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये अपने ऊपर कैरी करते हैं MHC2 मॉलिक्यूल्स को। अभी जो MHC2 मॉलिक्यूल, अब ये क्या करते हैं, कोई सा भी एंटीजन लेते हैं, उसको ये प्रोसेस करते हैं अपने अंदर ले करके, और उसको MHC2 के ऊपर प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो T सेल्स होते हैं वो T सेल्स आकर के इन MHC2 मॉलिक्यूल्स पे बाइंड हो जाए। उनके ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं, T सेल के ऊपर भी, वो इस MHC2 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं, और फिर एक को स्टिमुलेशन सिग्नल भी होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, जिसकी वजह से T सेल्स का एक्टिवेशन हो जाता है। T सेल हमारा एक्टिव हो जाता है। T सेल हमारा एक्टिव होता है तो वो रिलीज़ करता है इंटरल्यूकाइन 2, इंटरल्यूकाइन 6 और इंटरफेरॉन गामा, इन तीनों का रिलीज़ करता है। और हमारा हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये भी बैठ करके प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकाइन 1, इंटरल्यूकाइन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इन दोनों के प्रोडक्शन की वजह से दूसरे हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है किसी एंटीजन के लिए। अब ये जो एंटीजन ये प्रोसेस करता है, ये यूजुअली क्या होते हैं, यूजुअली दे आर पेप्टाइड्स, बट ये जो हमारी ज्विटर आयोनिक पॉलीसैकेराइड्स है, जिसके हमारी ये माइक्रो कैप्सूल बनी है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये भी एंटीजन की तरह यहाँ प्रेजेंट हो जाती है, तो इस पाथवे में वो घुस जाती है, तो MHC2 पे ये भी एक्सप्रेस होने लग जाती हैं, जो T सेल्स का एक्टिवेशन करवाती है। अब ये T सेल्स जो एक्टिवेट हुए हैं, उसकी वजह से ये फैक्टर्स रिलीज़ हुए, ये फैक्टर्स रिलीज़ होंगे तो ये न्यूट्रोफिल्स और दूसरे WBCs का रिक्रूटमेंट करवाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो हमारी ये माइक्रो कैप्सूल होती है, जो हमारी माइक्रो कैप्सूल है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को प्रोटेक्ट करती है फेगोसाइटोसिस से। ये फेगोसाइटोसिस को इनएफिशिएंट बना देती है, रेंडर्स फेगोसाइटोसिस इनइफेक्टिव, ये इनएफिशिएंट। तो फेगोसाइटोसिस से इसको प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो कैप्सूल। अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स तो बहुत सारे रिक्रूट होने लग जाएंगे, और वो वहाँ साइट पे आकर के मरने भी लग जाएंगे, लेकिन इसका फेगोसाइटोसिस तो वो कर नहीं पाएंगे, इसका फेगोसाइटोसिस इनइफेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे WBC आके मर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, और जो एब्सेस ये फॉर्म हो रही है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक तरीके से माइक्रो कैप्सूल को इंटेंशनली इसकी माइक्रो कैप्सूल ज्विटर आयोनिक है, इसकी कैप्सूल ज्विटर आयोनिक होने की वजह से एब्सेस फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करवा सकता है। और क्योंकि ये एब्सेस फॉर्मेशन को इंड्यूस करवा रहा है, इसकी ग्रोथ के लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा है। ये इंटेंशनली हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है, ताकि यहाँ पे ये एब्सेस फॉर्म करवा सके। तो यही हमारी माइक्रो कैप्सूल का मेन पॉइंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर। अब हम नेक्स्ट वायरुलेंस फैक्टर को देखते हैं, सेल सरफेस एडेजेंस। अब ये सेल सरफेस एडेजेंस क्या होते हैं? सेल सरफेस एडेजेंस, आप अगर हमारे मेमोनिक को अपने माइंड में रखेंगे, माइक्रो सेल PPT, तो आपको ईजी रहेगा, कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो हमने माइक्रो सेल PPT का माइक्रो तो देख ही लिया, जो कि है इसकी माइक्रो कैप्सूल। अब इसके हम सेल को देख रहे हैं, यानी सेल सरफेस एडेजन को देख रहे हैं। तो ये जो सेल सरफेस एडेजन है, ये क्या है? ये बेसिकली 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स, हमारी बुक में 3 टाइप के मेंशन्ड है। हमारी बुक में 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स मेंशन्ड है जो इसको एडेजन में हेल्प करते हैं। एक तो हम जानते ही हैं पहले से, जिसका नाम था बाउंड कोएगुलेज, ऑल्सो नोन एज क्लम्पिंग फैक्टर। बाउंड कोएगुलेज या फिर क्लम्पिंग फैक्टर, ये वही वाला है जिसकी वजह से हमारा स्लाइड कोएगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आता है इसकी वजह से, जबकि ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट किसकी वजह से आ रहा था? वो फ्री कोएगुलेज की वजह से आ रहा था। वो भी हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सिक्रीट करता है, वो हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स में देखेंगे इसके वायरुलेंस फैक्टर्स की। अभी हम देख रहे हैं सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको आप सिंपली याद रख लीजिए कि ये जो हमारा बाउंड कोएगुलेज है, ये इसको अलाउ करता है सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म करना, ये इसको सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म करवाने देता है।
सेप्टिक एम्बोलाई बेसिकली क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के एग्रीगेट्स फ्लो कर रहे हैं इन्फेक्टेड एम्बोलस की तरह, जिसकी वजह से ये ज़्यादा करके इन्फेक्शन फैला सकता है हमारी बॉडी में। तो ये वही सेप्टिक एम्बोलाई हैं। सेल सरफेस एडिशंस हमने बेसिकली 3 टाइप के बोले थे, तो एक तो ये हो गया हमारा बाउंड कोएगुलेज या फिर ऑल्सो नोन एज क्लम्पिंग फैक्टर। अच्छा, ये 2 टाइप के कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में भी हमने देखा था पहले पुराने लेक्चर्स में। तो हमने कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई जब पढ़े थे उधर हमने देखा था कि जो हमारे जो लेस होमवर्क के अंदर लेस में से 2 थे ऐसे, एल और एस, एक एल और एक एस था। वो एल कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस, और दूसरा एस कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी। ये दोनों भी हमारी अपने सरफेस पे किसको एक्सप्रेस कर रहे थे, बाउंड कोएगुलेज को एक्सप्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा था कि इनका स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आता है, पर ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट इनका नेगेटिव था। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव बट ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट इनका नेगेटिव था। लेकिन हमारा अगर जो हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसके अंदर स्लाइड कोएगुलेज और ट्यूब कोएगुलेज दोनों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्लाइड कोएगुलेज किसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से, बाउंड कोएगुलेज जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बस थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स का रिवीजन देख रहे थे हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के दो सेल सरफेस एडेजेंस जो हमने बोले थे वो भी देखते हैं एक बार। बाकी के 2 के सिर्फ नाम मेंशन्ड है, ज़्यादा डिटेल उनकी मेंशन नहीं है। एक तो है फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजिन, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजिन, और एक और है हमारा जो कि क्या है, कोलेजन बाइंडिंग एडेजिन, कोलेजन बाइंडिंग एडेजिन। अब एडेजिन बेसिकली क्या होता है, एडेजिन का सिंपल काम यही है कि ये बैक्टीरिया को एडेजन में हेल्प करेगा। बैक्टीरिया एडेजन कर पाएगा तो उस सरफेस को वो कॉलोनाइज कर पाएगा, तो कहीं पे भी हमारी बॉडी में जहाँ कोलेजन होगा उधर वो एडेजन करके इन्फेक्शन फैला पाएगा। वहाँ पे बेसिकली वो कॉलोनी फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एडेयर हो पा रहा है, वो फ्लो नहीं कर रहा ब्लड के साथ। एक और है जहाँ फाइब्रोनेक्टिन मिलेगा इसको, वहाँ पे ये एडेयर हो जाएगा, वहाँ पे भी इन्फेक्शन कर पाएगा। और ये हमने ये देख ही लिया बाउंड कोएगुलेज का क्या फंक्शन है। बाउंड कोएगुलेज इसको इन्फेक्टिव एम्बोलाई फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अब हम सेल सरफेस एडेशंस भी हमने तीनों टाइप के देख लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेल वॉल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर पे, जो कि है हमारा, जो कि था हमारा पेप्टिडोग्लाइकन। अब हम देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन कैसे वायरुलेंस फैक्टर बनता है इसके अंदर। तो हमें पता ही है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव कोका है। अब ये ग्राम पॉजिटिव कोका है तो हमें पता है कि इसके सेल वॉल क्या ऐसा होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी एक, और उसके बाहर एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होगी, एक मोटी सी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर ऐसे प्रेजेंट होगी इसके सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर। जबकि हमें पता है ग्राम नेगेटिव, ये मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव हो गया हमारा, मान लीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी उठा लिया अपन ने एग्जाम्पल के लिए, तो उसके केस में क्या था, उसके केस में ये था कि उसकी सेल मेम्ब्रेन हुई, एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है और एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। जबकि हमारे सिंपल एक ही मेम्ब्रेन थी और इसका सेल वॉल बना था सिंपली एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर से। जबकि हमारा जो ग्राम नेगेटिव कोका है, ग्राम नेगेटिव कोई सा भी कोका है बैसिला है वो, उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थी वो रिलेटिवली थिन थी और उसकी एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर और एक आउटर, जबकि इसकी सिंपल सेल मेम्ब्रेन। ये हमें याद है कि ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव, ये हमें याद है इन दोनों के सेल वॉल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया था। तो अब अपन यहाँ ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये जिसका बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन ही एक्चुअली एक वायरुलेंस फैक्टर भी है इसका। तो ये क्या क्या करता है, ये इसके शेप को मेंटेन करता है। एक तो ये सेल के शेप को मेंटेन करेगा, शेप को रिजिड स्ट्रक्चर दे के रखेगा, शेप की रिजिडिटी, सेल की रिजिडिटी ये मेंटेन करेगा। उसके अलावा लेकिन इसका जो मेन रीज़न है इसको वायरुलेंस फैक्टर में इंक्लूड करने का, वो है कि ये एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी शो करता है। एंडोटॉक्सिन, अभी एंडोटॉक्सिन क्या होता है, एंडोटॉक्सिन को सिंपली आप ऐसे समझिए, बैक्टीरिया के कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको वो सिक्रीट करता है और कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको सिक्रीट नहीं करता। जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है तो वो एनवायरमेंट, तो वो ECF में रिलीज़ होकर के अपने फिर मैनिफेस्टेशंस करता है। वो एंडोटॉक्सिन होता है जिसको बैक्टीरिया रिलीज़ नहीं करता, लेकिन जो बैक्टीरिया की डेथ होने पे या फिर बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन होने पे रिलीज़ हो जाते हैं और अपना एक्शन करते हैं। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये ऐसे ही एक एंडोटॉक्सिन की तरह सर्व करती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी एक एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली लोकेटेड है उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे। उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे सब्सटेंस लोकेटेड होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स।
LPS या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंडोटॉक्सिन का फंक्शन करते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर जो ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है इसके सेल वॉल में, यही एंडोटॉक्सिन का फंक्शन शो करती है। अब ये एंडोटॉक्सिन का कैसे फंक्शन शो करती है, एंडोटॉक्सिन है तो फिर इसको ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उठा लेगा, APC इसको कर लेगा, उठा लेगा अपने अंदर, और APC इसको उठा लेगा तो क्या होगा, APC इंड्यूस हो जाएगा ये रिलीज़ करने के लिए इंटरल्यूकाइन 1, इंटरल्यूकाइन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और इसकी वजह से इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन अगर चालू होगा तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हमें एक्सपीरियंस होंगे। तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन एंडोटॉक्सिन होने की वजह से। उसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि जब बैक्टीरिया नॉर्मल जिंदा होता है तो उसके शेप और रिजिडिटी को मेंटेन करता है, तो उस तरीके से भी वायरुलेंस फैक्टर है, पर मेनली एंडोटॉक्सिन की वजह से है। अब अपन ने एक और वायरुलेंस फैक्टर कवर कर लिया, तो अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला, हाँ, प्रोटीन ए। प्रोटीन ए सबसे इंटरेस्टिंग वायरुलेंस फैक्टर है सेल वॉल वाले एसोसिएटेड में से। प्रोटीन ए क्या होता है? प्रोटीन ए ये एक 42 किलो डाल्टन वे करने वाली पेप्टाइड है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसको अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये बाइंड करता है FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी से, FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीनिंग है बेसिकली, मान लीजिए हमारी एंटीबॉडी है, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, उसके अंदर एक होता है FAB रीजन, ये वेरिएबल रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन जिसको हम FC रीजन बोलते हैं। ये FAB यानी वेरिएबल रीजन, FC रीजन यानी कांस्टेंट रीजन। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया के एंटीजेंस होते हैं उसको एंटीबॉडी यहाँ है FAB रीजन पे बाइंड करती है, लेकिन ये प्रोटीन ए थोड़ा अजीब सी चीज़ है। ये प्रोटीन ए यहाँ बाइंड ना होकर के यहाँ बाइंड हो जाता है FC रीजन पे। ये प्रोटीन ए बाइंड्स टू FC रीजन, और इसकी वजह से हमारा जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये न्यूट्रोफिल्स के फेगोसाइटोसिस से बच जाता है। अब ये कैसे हुआ? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बैक्टीरिया जो होता है हमारा, उसके ऊपर एंटीबॉडी ऐसे बाइंड हो जाती है, एंटीबॉडी ऐसे बाइंड हो गई FAB रीजन से। ये FAB रीजन हो गया हमारी एंटीबॉडी का, वो ऐसे बाइंड हो गई, तो ये FC रीजन फ्री रहता है, और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, ये FC रिसेप्टर्स कैरी करते हैं, इन पे होते हैं FC रिसेप्टर्स, FC रिसेप्टर्स। ये FC रिसेप्टर्स कैरी करते हैं, और जहाँ भी इसको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जिनके ऊपर एंटीबॉडी बाउंड है, तो ये उन FC रिसेप्टर्स की वजह से यहाँ पे एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर FC रीजन से बाइंड कर जाते हैं, और फिर ये बैक्टीरिया लिटरली न्यूट्रोफिल से अटक जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है एंटीबॉडी के थ्रू। ये एंटीबॉडी हो गई हमारी, स्केच थोड़ा ख़राब बन गया, ये एंटीबॉडी हो गई हमारी, और ये हमारा बैक्टीरिया है, और ये हमारा न्यूट्रोफिल है। फिर न्यूट्रोफिल यहाँ पे स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करेगा, ऐसे अमीबा की तरह ये स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करेगा, और इसको एनगल्फ कर लेगा, इसको एनगल्फ करके ये डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा प्रोटीन है FC रीजन पे बाइंड कर रहा है, तो ये इधर ये वाला नॉर्मल पाथवे हो ही नहीं पाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। ये हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इस पर एंटीबॉडी कैसे आके चिपकेगी? ये प्रोटीन ए हो गया, मान लीजिए ये प्रोटीन ए है, इसके ऊपर ये इसके ऊपर प्रोटीन ए है, इस पर एंटीबॉडी आके कैसे अटैच होगी? इस पर ऐसे अटैच हो जाएगी, इस पर एंटीबॉडी ऐसे अटैच हो जाएगी। अब ये जो न्यूट्रोफिल का FC रिसेप्टर था, इसके लिए तो FC रीजन फ्री रहा ही नहीं, तो न्यूट्रोफिल इसको फेगोसाइटोज नहीं कर पाएगा, तो ये प्रोटेक्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। अब ये तो न्यूट्रोफिल्स के साथ क्या कर रहा है वो हो गया। एक और चीज़ है इसके बारे में, प्रोटीन ए के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बी सेल्स के ऊपर सुपर एंटीजन की तरह काम करता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये बी सेल के ऊपर सुपर एंटीजन की तरह फंक्शन करता है। बेसिकली जो हमारे बी सेल्स होते हैं, जो हमारा मान लीजिए ये बी सेल हो गया, तो उस बी सेल के ऊपर होता है VH3 टाइप बी सेल रिसेप्टर। इस पर मान लीजिए सिंपली याद रख लीजिए बी सेल रिसेप्टर है, इस पे बी सेल रिसेप्टर हो गए,
और उन बी सेल रिसेप्टर के ऊपर भी एक FAB रीजन होता है। अब ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन है, मान लीजिए ये प्रोटीन ए है, ये हमारा बी सेल रिसेप्टर है, बी सेल रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, बी सेल रिसेप्टर के FAB रीजन, बी सेल रिसेप्टर के FAB रीजन पे जाके बाइंड होता है और ये दो बी सेल्स के रिसेप्टर्स को ऐसे क्रॉस लिंक कर देगा। दो बी सेल रिसेप्टर के FAB रीजन को ये ऐसे क्रॉस लिंक कर देगा। ये मान लीजिए दूसरा बी सेल है, ये एक बी सेल है, ये एक बी सेल है, ये इसका FAB रीजन है, ये इसका FAB रीजन है, बीच में आके प्रोटीन ए ने ब्रिज कर दिया दोनों को। तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और ये दोनों का एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाता है। इनका एपोप्टोसिस कैसे इंड्यूस होता है, ये बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं और फिर ये इवेंचुअली एपोप्टोसिस कर लेते हैं। तो हम एक और फैक्ट याद रख सकते हैं प्रोटीन ए के बारे में, प्रोटीन ए बिहेव्स लाइक अ बी सेल सुपर एंटीजन। लेकिन ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है, तो आपको अगर ये याद ना रहे तो भी चलेगा। लेकिन आप अगर ये एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि इसको अच्छा से आता है काफ़ी कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं प्रोटीन ए के बारे में। अदर पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन ए। प्रोटीन ए के बारे में अदर पॉइंट्स है जिनको आप जो हमारी बुक में मेंशन्ड है, ये वाले हमारी बुक में मेंशन्ड है और इनको आप सिंपली याद रख सकते हैं कैमॉप या फिर कोमैप, जो भी आपको इजी लगे। आप या तो कैमॉप से याद रख लीजिए, कोमैप से याद रख लीजिए, बात एक ही है। C स्टैंड्स फॉर कीमोटैक्टिक, ये कीमोटैक्सिस करवाता है WBCs का। O स्टैंड्स फॉर ऑप्सोनाइजेशन इनहिबिटर, ऑप्सोनाइजेशन इनहिबिटर का क्या मतलब है, बेसिकली वही मीनिंग है जो हमने यहाँ देखा। ये ऑप्सोनाइजेशन नहीं करने देता ये प्रोटीन। अगर ये इस तरह अटैच हो रही होती है एंटीबॉडी अपने FAB रीजन से बैक्टीरिया पर अटैच होती, तो हमें पता है कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है। ऑप्सोनाइजेशन में जो हमारा बैक्टीरिया है उसके ऊपर ऐसे एंटीबॉडी की पूरी कोटिंग बन जाती है, हर जगह ऑप्सोनाइज हो जाता वो, और फिर वो न्यूट्रोफिल्स को काफ़ी ईजिली दिख जाता फेगोसाइटोसिस करने के लिए। फेगोसाइटोसिस के लिए मार्क हो जाता बेसिकली, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के पास FC रिसेप्टर है और इसके ऊपर पूरी एंटीबॉडीज़ का वर्ड है जिस पे हर जगह FC रीजन है, तो ईजिली इसके ऊपर अटैच हो जाता और ये फेगोसाइटोसिस हो जाता है इसका। लेकिन हमने देखा कि ये प्रोटीन है उल्टा कर देता है एंटीबॉडी को। ये प्रोटीन है एंटीबॉडी के FC रीजन से खुद जाके बाइंड हो जाता है। ये FC रिसेप्टर को फ्री छोड़ता ही नहीं, FC रिसेप्टर के लिए फ्री छोड़ता ही नहीं एंटीबॉडी को। तो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट कर दिया इसने एक तरीके से। COM, M स्टैंड्स फॉर माइटोजेनिक, ये माइटोसिस इंड्यूस करवाता है। A स्टैंड्स फॉर एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके अगेंस्ट भी वर्क करता है। P स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट डैमेज, ये प्लेटलेट डैमेज भी कॉज करता है। तो आप ये वाले पॉइंट्स भी याद रख लीजिए। उसके अलावा आप ये याद रख या आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये बी सेल सुपर एंटीजन की तरह भी वर्क करता है। नहीं याद हो तो भी चलता है क्योंकि ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इसके बारे में कि ये FC रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाता है जाके प्रोटीन ए, और ये एंटी ऑप्सोनाइजेशन है, ऑप्सोनाइजेशन नहीं करने देता, वो याद रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि ये 42 किलो डाल्टन की पेप्टाइड है और ये FC रीजन पे बाइंड करता है। अच्छा, हमारी बुक में एक और चीज़ मेंशन्ड है कि ये जो प्रोटीन ए होता है ये एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेक्टिंग स्टैफ ऑरियस, मतलब जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करने वाले मेजॉरिटी स्टैफ ऑरियस के स्ट्रेन्स हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोटीन ए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के भी अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो ये बहुत मेजर एडवांटेज दे देता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हमारे अंदर इन्फेक्शन करने में। उसके अलावा इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे ये इसके लिए एक जो जीन इसको एनकोड करती है उसका नाम है SPA जीन, SPA जीन से ये कोड एनकोड होता है। बैक्टीरिया के जीनोम में SPA जीन होती है एक, जो प्रोटीन ए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये 99% स्ट्रेन्स में मिलेगा आपको ह्यूमन इन्फेक्शन करने वाले। उसके अलावा हमारी बुक में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन है, कोवान 1 स्ट्रेन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। उसके अंदर क्या लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो
हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, उसके अंदर मेजॉरिटी में प्रोटीन ए मिलता है, स्पेशली कोवान 1 स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये कोवान 1 स्ट्रेन क्या है, एक बार अपन इसको भी जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्चुअली नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन नहीं है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, ये लैब अडेप्टेड है, लैब अडेप्टेड स्ट्रेन। इसको हमने लैब में इंजीनियर किया है। इसको हमने लैब में क्यों इंजीनियर किया है, क्योंकि ये प्रोटीन ए का ओवर एक्सप्रेशन करता है। नॉर्मली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस थोड़ा कम ही प्रोटीन ए प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये अपने पूरे सरफेस पे हर जगह प्रोटीन ए बनाने लग जाएगा। इसके पूरे सरफेस को प्रोटीन ए कवर करके रखता है। और हमने इसको क्यों हमने ऐसा स्ट्रेन क्यों इंजीनियर किया, जिसको हम कोवान 1 स्ट्रेन बोल रहे हैं, अपने पूरे सरफेस पे प्रोटीन ए बना रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा है इससे, इसका सरफेस सैचुरेट हो जाएगा अगर प्रोटीन ए से। तो ये हमारे काम आता है कुछ टेस्ट में, जिनको हम बोलते हैं जैसे कोएग्लूटिनेशन टेस्ट, कोएग्लूटिनेशन टेस्ट, उसके अंदर ये यूज़फुल है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि आपको इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ करनी हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को देखना हो, आपको उनको स्टडी करना हो, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर ओवर एक्सप्रेशन हुआ है प्रोटीन ए का, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ऐसे लगा करके एंटीबॉडी का कैरियर बना दिया आपने बेसिकली बैक्टीरिया को। ये बैठ करके एंटीबॉडी कैरी करके लेके जाएगा और आप इसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि ये एंटीबॉडी जो आपने लगाई है ये अपने एंटीजन से कितने फास्ट रिएक्ट करती है, या फिर उसके रिएक्शन कैसे होते हैं। बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ में एंड कोएग्लूटिनेशन टेस्ट में ये यूज़ आता है। अब ये कोएग्लूटिनेशन टेस्ट भी अपन को देख लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में भी पूछते हैं। तो बेसिकली कोएग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, कोएग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लेते हैं किल्ड, यही कोवान 1 स्ट्रेन ही लेते हैं। किल्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का कोवान 1 स्ट्रेन अपन ने ले लिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर मान लीजिए हमने प्रोटीन ए है, इसके ऊपर ये प्रोटीन ए है, हमने इसके ऊपर एंटीबॉडी लगा दी। हमारा मेन काम क्या है कोएग्लूटिनेशन टेस्ट में, ये कोएग्लूटिनेशन टेस्ट है। इसके अंदर हम मान लीजिए एक एंटीजन डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंटीजन डिटेक्शन में यूज़ होता है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक सैंपल था, इसके अंदर कोई एंटीजन है या नहीं अपन को जानना है, ठीक है। तो हमने उस एंटीजन की एंटीबॉडी इस तरह कोवान 1 स्ट्रेन के ऊपर लगा दी। ये एक्चुअली हमने एक ही दिखाई है, पर ये ऐसे पूरा कवर्ड है एंटीबॉडीज से और प्रोटीन ए से। तो हर जगह एंटीबॉडी इस तरह इस पर बनी होगी, इस तरह पूरा कवर्ड है ये एंटीबॉडीज से, ये पूरा कवर्ड है ऐसे एंटीबॉडीज से। अब हमें पता नहीं है कि एंटीजन इसमें है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, हम पेशेंट का सैंपल लेंगे, या फिर आप जो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंटीजन के लिए, उसमें आप ये कोवान 1 स्ट्रेन विद एंटीबॉडी फॉर दैट एंटीजन ऐड कर देंगे। तो अगर इसके अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो एंटीजन यहाँ आकर के एफएबी रीजन से बाइंड हो जाएगा। और एक और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा जिसके ऊपर ये कोटिंग होगी प्रोटीन ए की, इस तरह ये प्रोटीन ए की कोटिंग मान लीजिए, रफ डायग्राम है, ये प्रोटीन ए की कोटिंग है, उसके ऊपर हमने जो एंटीबॉडी कोट कर रखी थी वो भी आ जाएगा, ये भी यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, हमें इस तरह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के एग्रीगेट दिखने लग जाएंगे, ये यहाँ पे एग्रीगेशन होने लग जाएगा इसका। तो अगर एग्रीगेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो एंटीजन हम जिसको टेस्ट करना चाह रहे हैं वो क्या करेगा, वो मल्टीपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के क्रॉस लिंकिंग करवा देगा, तो उसकी वजह से यहाँ एग्रीगेट होने लगेंगे। अब उनको एग्रीगेशन अगर दिख गया तो दैट मीन्स एंटीजन प्रेजेंट था। अगर एग्रीगेशन नहीं फॉर्म हुआ मतलब ये एंटीजन यहाँ है ही नहीं, क्योंकि फिर वो क्रॉस लिंकिंग नहीं करवा पाएगा ना। लेकिन ये जो कोएगुलेटिनेशन टेस्ट है अभी आउटडेटेड हो गया, तो ये आजकल यूज़ नहीं होता, बट ये हमारी बुक में मेंशन्ड है, तो एक बार हमने इसको भी डिस्कस कर ही लिया। अब हम नेक्स्ट सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टाइकोइक एसिड। तो टाइकोइक एसिड क्या होता है, टाइकोइक एसिड हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है। मान लीजिए हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये पेप्टिडोग्लाइकन की थिक सी लेयर है। इस पेप्टिडोग्लाइकन की थिक सी लेयर के अंदर ही अपन को टाइकोइक एसिड मिलेगी। तो ये टाइकोइक एसिड कुछ नहीं है, ये इसके सेल वॉल का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अपन पढ़ ही रहे हैं, वही सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स ही है ये, तो ये सेल वॉल के अंदर ही मिलेगा अपन को। अब ये टाइकोइक एसिड बनी होती है राइबिटॉल फॉस्फेट्स की, राइबिटॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स की। राइबिटॉल फॉस्फेट जो है वो पॉलीमराइज हो गया हमारा इस तरह, ये एक राइबिटॉल फॉस्फेट, राइबिटॉल फॉस्फेट, राइबिटॉल फॉस्फेट, इस तरह ये पॉलीमराइज्ड है। तो ये राइबिटॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स की बनी होती है ये टाइकोइक एसिड हमारे, जो इसके सेल वॉल को
जिसके सेल वॉल की इंटेग्रिटी में रोल प्ले करती है, लेकिन एज अ वायरुलेंस फैक्टर भी इसके रोल हैं। तो इसके वायरुलेंस फैक्टर होने के क्या रोल हैं, ये इसको एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर इसका एडिशन करवाने में इसकी हेल्प करती है। जैसे कि हमारे ओरोफेरिंग्स हो गया, कोई वेजाइना की लाइनिंग हो गई, कैनाल की लाइनिंग हो गई, बहुत सारी जहाँ पे भी हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे इसके एडिशन का हेल्प कौन करवाता है, टाइकोइक एसिड। उसके अलावा ये ऑप्सोनाइजेशन को भी इनहिबिट करता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन अपन ने देखा था बेसिकली वो ये बैक्टीरिया है हमारा, इसके ऊपर एंटीबॉडी की कोटिंग हो जाएगी, इस तरह एंटीबॉडी आ जाएगी इसके ऊपर, बेसिकली इसके ऊपर पूरी एंटीबॉडी की कोटिंग होती है, उसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्सोनाइजेशन को ये रोकता है, टाइकोइक एसिड ऑप्सोनाइजेशन के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगा तो हमारे न्यूट्रोफिल्स इसको फेगोसाइटोज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे सारे सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स कवर हो गए। एक बार हम इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ये काफ़ी सारे हो गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। एक बार हम सारे सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, फिर हम बुक से रीड करके सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स देखेंगे। तो सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले तो मेमोनिक देखा था हमारा माइक्रो सेल पीपीटी। तो माइक्रो सेल पीपीटी में माइक्रो कैप्सूल आ गया, सेल सरफेस एडेजेंस, पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन है, टाइकोइक एसिड। माइक्रो कैप्सूल के अंदर हमने देखा था ज्विटर आयोनिक पॉलीसैकेराइड्स। ज्विटर आयोनिक पॉलीसैकेराइड्स की ये बनी है जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन करवाता है। कैसे करवाता है, नॉर्मली पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे अटैक, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करवाती है ये, लेकिन ज्विटर आयोनिक होने की वजह से ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करवा देता है, जिससे ये फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं और हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो ये माइक्रो कैप्सूल हो गई हमारी जल्दी से रिवाइज। अब हम देखते हैं सेल सरफेस एडेशन। सेल सरफेस एडेशन हमने 3 टाइप के देखे, एक तो बाउंड कोएगुलेज देखा, एक फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेशन देखा और एक कोलेजन बाइंडिंग एडेशन देखा। ये बैक्टीरिया को एडेयर करके कॉलोनाइज करने में हेल्प करते हैं सरफेसेस पे। बाउंड कोएगुलेज क्या था, बाउंड कोएगुलेज वही जो हम बनने जिसको क्लम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट के लिए पॉजिटिव करवा रहा था हमारे स्टेफाइलोकोकस को। और हमने देखा था कि 2 टाइप के कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई भी बाउंड कोएगुलेज एक्सप्रेस करते, वो थे स्टेफाइलोकोकस लगडेनेंस, स्टेफाइलोकोकस स्लाइफेरी। अब हम जल्दी से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, प्रोटीन ए, सॉरी पहले अपन पेप्टिडोग्लाइकन देखते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे होता है, पेप्टिडोग्लाइकन अपन ने देखा था कि सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और हमने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर वैसे तो थिन होती है और उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है इनर सेल मेम्ब्रेन के अलावा, जबकि ग्राम पॉजिटिव में सीधा सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक सी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। हमने क्या देखा था, पेप्टिडोग्लाइकन का मेन रीज़न इन वायरुलेंस फैक्टर में होने का क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी शो करता है। ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंडोटॉक्सिन की एक्टिविटी शो करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकन ही एंडोटॉक्सिन की एक्टिविटी शो करता है। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करके IL-1 IL-6 TNF अल्फा करवाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो यही मेन रीज़न है कि ये एंडोटॉक्सिन होता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा ये शेप और रिजिडिटी भी मेंटेन करता है सेल की, बैक्टीरिया के सेल की, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। अब हमने देखा था प्रोटीन है 42 किलो डाल्टन्स की पेप्टाइड है। ये FC रीजन पे बाइंड कर जाती है FAB रीजन की जगह एंटीबॉडीज़ के। तो उसकी वजह से क्या होता था, ये एंटीबॉडी को फ्लिप कर देती थी। ये एंटीबॉडी को फ्लिप कर देती थी तो जो FC रीजन जो न्यूट्रोफिल के FC रिसेप्टर्स के लिए फ्री रहता था नॉर्मली, जिसकी वजह से ये फेगोसाइटोसिस करवा पाता था उसका, वो अब फ्री नहीं रहा। तो ये प्रोटीन ए से चिपक गया FC रीजन इंस्टेड। तो ये फ्लिप्ड एंटीबॉडी की वजह से ऑप्सोनाइजेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पाएगा तो न्यूट्रोफिल्स के लिए ये बैक्टीरिया मार्क ही नहीं होगा डिस्ट्रॉय होने का। तो प्रोटेक्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। उसके अलावा हमने प्रोटीन ए के बारे में और भी चीज़ें देखी थी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन ए बी सेल सुपर एंटीजन की तरह भी बिहेव करता है। ये 2 बी सेल रिसेप्टर्स के FAB रीजन को क्रॉस लिंक कर देता है। 2 बी सेल रिसेप्टर्स के FAB रीजन को ये क्रॉस लिंक करता है तो उनको ओवर एक्टिवेट करता है। ओवर एक्टिवेट करेगा तो ये बहुत सारी एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं, जिससे हमारे क्या होगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया। हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर वो गामा ग्लोबुलिन में स्पाइक दिखाई देगा। हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा तो फिर ये वाइट ब्लड सेल्स फिर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे टाइम के साथ, जिनकी वजह से इनका एपोप्टोसिस हो जाएगा, बी सेल्स बेसिकली।
अब अदर पॉइंट्स अपन ने देखे थे प्रोटीन ए के बारे में, जिसको आपने याद रखा था कैमऑप या फिर कोमैप से, जो भी आपके लिए ईजी है। मैंने तो कोमैप याद रखता हूँ पर्सनली। को CO से आप याद रख लीजिए कीमोटैक्टिक, ऑप्सोनाइजेशन का इनिबिटर, माइटोजेनिक, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्लेटलेट डैमेज इंड्यूस करता है। अब प्रोटीन ए के बारे में हमने लास्ट चीज़ देखी थी कि ये मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस इन्फेक्टिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेन्स जो ह्यूमन में इन्फेक्शन करते हैं 90 to 99% इन स्ट्रेन्स के अंदर ये बिल्कुल प्रेजेंट होगा। और इसको कोड करती है हमारी SPA जीन, स्पा जीन। और हमने एक लेबोरेटरी में इसका एक स्पेशल स्ट्रेन इंजीनियर किया था जो था कोवान 1 स्ट्रेन। अब ये कोवान 1 स्ट्रेन क्या होता है, ये अपने पूरे सरफेस को सैचुरेट कर देता है प्रोटीन ए से। नॉर्मली स्टेफाइलोकोकस अपने सरफेस को सैचुरेट नहीं करता ये अपने पूरे सरफेस को प्रोटीन ए से सैचुरेट कर देता है। तो ये क्या है, ये एक लैब के वर्क के लिए अडेप्टेड एक स्ट्रेन है आर्टिफिशियल, जो हमने लैब में खुद बनाया इंटेंशनली। अब ये किस किस काम आता है, ये कोएग्लूटिनेशन टेस्ट में काम आता है। कोएग्लूटिनेशन टेस्ट हमने देखा ही था, जैसे कि आपको कोई एंटीजन डिटेक्ट करना है, एंटीजन आपको डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोवान 1 स्ट्रेन लेंगे और उसके ऊपर हम इंटेंशनली प्रोटीन ए लगा देंगे बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर हम इंटेंशनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगा देंगे जो इस एंटीजन के लिए है। अब वो इंटेंशनली हमने जो एंटीबॉडीज़ लगाई हैं, ये क्या करेंगी, इनको क्रॉस लिंक करके इनका एग्रीगेशन करवाने लग जाएंगे। अगर हमको एग्रीगेशन इसमें ऑब्जर्व हुआ, एग्रीगेट फॉर्मेशन इसमें अगर ऑब्जर्व होता है हमें, तो फिर मतलब वो एंटीजन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ये हमारे बेसिकली सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स हो गए हमारा लेक्चर। अच्छा हाँ, एक और बचा था, ये टाइकोइक एसिड। टाइकोइक एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के सेल वॉल के अंदर। तो क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये एक तो इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, और ये बना होता है राइबिटॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स से, क्योंकि और उसके अलावा इसकी दो और फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये वायरुलेंस फैक्टर है। एक तो कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को एडेयर करने में हेल्प करता है। ये हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये इसका सेल वॉल है जिसके अंदर टाइकोइक एसिड है, और हमारी बॉडी की जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी उस पर ये एडेयर हो पाएगा, किसकी वजह से, टाइकोइक एसिड की वजह से। और एक होता है ऑप्सोनाइजेशन को ये इनिबिट करता है। ये ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट करता है, मतलब ये ऑप्सोनाइजेशन के अगेंस्ट वर्क करता है। एंटीबॉडीज कोट नहीं कर पाएंगी इसके सरफेस को, वो कोट नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रोफिल इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी न्यूट्रोफिल को, क्योंकि उसका FC रिसेप्टर इसके थ्रू डिटेक्ट करता है। एंटीबॉडी के FC रीजन के थ्रू न्यूट्रोफिल्स का FC रिसेप्टर अटैच कर देता है, तो न्यूट्रोफिल इसको फेगोसाइटोज कर पाता है। अब अगर ऑप्सोनाइजेशन होगा ही नहीं तो न्यूट्रोफिल को काफ़ी डिफिकल्टी होगी इसको पकड़ के फेगोसाइटोज करने में। तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, फर्स्ट वाला, वायरुलेंस फैक्टर का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है वायरुलेंस फैक्टर्स की वजह से। तो अपन इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, आगे के लेक्चर्स में हम बाकी के वायरुलेंस फैक्टर्स कवर करेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम और टॉक्सिन्स दोनों को कवर कर लें एक साथ। तो अभी के लिए थैंक यू। बिफोर वी एंड दिस लेक्चर हाउएवर, हम एक बार सारे सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स की बुक से रीडिंग लगा लेते जल्दी से, ताकि हमको ये श्योर हो जाए कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स: like most gram-positive bacteria, the cell wall of Staphylococcus consists of a thick peptidoglycan layer and teichoic acid. Staphylococcus aureus has additional factors in the cell wall such as protein A and clumping factor. तो ये अपन ने देखा ही था, most gram-positive bacteria cell wall of Staphylococcus has a thick peptidoglycan layer। तो हमने देखा ही था कि Staphylococcus aureus की पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है। एक सेकेंड, हाँ, ये अपन ने यहाँ देखा ही था, ग्राम पॉजिटिव कोकस है ये, तो उसकी वजह से कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये काफ़ी थिक है। और हमने ये भी देखा था कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है इसका ये एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव कर रहा है। कंसिस्ट ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड टाइकोइक एसिड। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैज एडिशनल फैक्टर्स इन द सेल वॉल सच एज प्रोटीन ए एंड क्लम्पिंग फैक्टर। तो ये प्रोटीन ए और क्लम्पिंग फैक्टर भी शो करता है। प्रोटीन ए अपन ने यहाँ देखा ही था, ये हमारा प्रोटीन ए हो गया, और हमने क्लम्पिंग फैक्टर भी डिस्कस किया था सेल सरफेस एडेजेंस के अंदर। ये रहा क्लम्पिंग फैक्टर। पेप्टिडोग्लाइकन: सिमिलर टू अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ स्टेफाइलोकोकस इज थिकर। तो ये भी अपन बात कर ही चुके हैं, डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव है तो इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक होगी। अच्छा, हमने सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स देखे थे जिसमें अपन ने देखा था माइक्रो सेल PPT। तो अपन उसी ऑर्डर में एक बार बुक से रीड कर लेते ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। माइक्रो कैप्सूल: सम स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैव पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल। हमने देखा ही था कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कुछ स्ट्रेन्स हैं स्पेसिफिकली, जैसे हमने यहाँ सीरोटाइप CP5 और CP6 को डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ लिखा सम स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैव पॉलीसैकेराइड माइक्रो कैप्सूल विच इनहिबिट्स फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स। तो हमने देखा ही था ये जो माइक्रो कैप्सूल है स्पेसिफिकली CP5 CP6 स्ट्रेन्स के अंदर, ये प्रोटेक्ट करती है इसको न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट।
द कैप्सुलर पॉलीसैक्राइड्स आर ज्विटर आयोनिक, हमने ये भी डिस्कस किया ही था कि जो पॉलीसैक्राइड है इसकी, जिससे ये माइक्रो कैप्सूल बना रहा है, वो ज्विटर आयोनिक है, मीनिंग इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा, नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा, और एक दो नॉट ओवरऑल चार्ज इसका न्यूट्रल हो जाएगा। और हमने देखा था कि ये ज्विटर आयोनिक नेचर इसका एब्सिस फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है, which inhibits phagocytosis by neutrophils. This capsular polysaccharide are zwitter ionic, that is they have both negative and positive charges, which is a feature that is critical for abscess formation. ये अपन ने पूरा इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था कि ये ज्विटर आयोनिक होती है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से IL-1 IL-6 TNF अल्फा रिलीज हो जाता है, और टी सेल्स को भी एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से IL-2 IL-6 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज हो जाता है। ये MHC2 के ऊपर एक्सप्रेस हो जाती है, नॉर्मली पेप्टाइड ही एक्सप्रेस होता है, पर यहाँ पे ज्विटर आयोनिक होने की वजह से ये पॉलीसैक्राइड भी एक्सप्रेस हो रही है, और उसकी वजह से यहाँ न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होता है, पर ये न्यूट्रोफिल्स इसका फेगोसाइटोसिस तो कर नहीं पाती क्योंकि माइक्रो कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये न्यूट्रोफिल्स मर करके यहीं पर एब्सेस फॉर्म करने लग जाते हैं। अब हमने माइक्रो कैप्सूल तो देख ही लिया, अब माइक्रो के बाद अपन ने क्या देखा था, सेल। तो सेल सरफेस एडेजेंस, सेल सरफेस एडेजेंस आर एज फॉलोज: क्लम्पिंग फैक्टर बाउंड कोएगुलेज, इट इज अ फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडेजन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइड कोएगुलेज रिएक्शन। फाइब्रोनेक्टिन, हाँ ये अपन ने क्लम्पिंग फैक्टर देखा ही था, क्लम्पिंग फैक्टर या फिर बाउंड कोएगुलेज अपन पूरा देख चुके हैं यहीं पे सेल सरफेस एडेजेंस में। हमने यहाँ डिस्कस किया था बाउंड कोएगुलेज या फिर क्लम्पिंग फैक्टर, ये स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये स्लाइफेरी स्टेफाइलोकोकस लग्डेनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस स्लाइफेरी में भी अपन को दिखता है, और हमने देखा था कि ये इसकी वजह से ये सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म करके हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। हाँ, क्लम्पिंग फैक्टर बाउंड कोएगुलेज, इट इज़ अ फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडेजन, इसको एक तरीके से क्लम्पिंग फैक्टर है ये। तो क्लम्पिंग फैक्टर अपन ने देखा ही था पिछली क्लासेस में कि कोएगुलेज बेसिकली क्या करता है, कोएगुलेज फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करता है और वो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फाइब्रिनोजन से बाइंड करके ही, जो हमने बोला था यहाँ पे कि ये सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म कर पा रहा है, ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि फाइब्रिनोजन से बाइंड करके, फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडेजन है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइड कोएगुलेशन रिएक्शन। ये अपन देख ही चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट क्या होता है। फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन, कोलेजन बाइंडिंग एडेजन, तो जहाँ पे भी फाइब्रोनेक्टिन होगा उधर ये चिपक जाएगा जाके, जहाँ पे भी कोलेजन होगा वहाँ पे ये एडेयर हो जाएगा और वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा। माइक्रो सेल, और फिर अपन ने एक एक करके देखा था पी एंड टी। तो पी सबसे पहले अपन ने देखा था पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में इस पेज पे दे रखा है। पेप्टिडोग्लाइकन सिमिलर टू अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ स्टेफाइलोकोकस इज थिकर, ये भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है। इट कन्फर्स रिजिडिटी टू द सेल एंड मेंटेन्स द शेप, ये भी अपन बात कर ही चुके हैं। एंड इट इंड्यूसेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वही इंटरल्यूकाइन 1, इंटरल्यूकाइन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, उसका रिलीज करवा करके ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवा रहा था, जो हमारे APCs में से ये, एक सेकेंड, APCs के अंदर ये इंटरल्यूकाइन 1, इंटरल्यूकाइन 6, TNF अल्फा, उसका ये तो उसका है माइक्रो कैप्सूल का। हाँ, ये पेप्टिडोग्लाइकन एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करके इंटरल्यूकाइन 1, इंटरल्यूकाइन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करवा करके इन्फ्लामेशन कॉज करवा रहा था। It induces inflammatory response and also has endotoxin-like activity. Teichoic acid. It is made up of ribitol phosphate polymers, helps in adhesion of cocci to mucosal surface and inhibits opsonization. हमने ये भी देख ही रखा है यहाँ पे। टाइकोइक एसिड, टाइकोइक एसिड क्या होता है? टाइकोइक एसिड इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हम बना था राइबिटॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स से, तो उसकी वजह से हमें पता ही कि ये म्यूकस, और हमने ये भी देखा था कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से एडेयर करने में इसको हेल्प करता है और ये ऑप्सोनाइजेशन को भी इनिबिट करता है, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ राइबिटॉल फॉस्फेट पॉलीमर्स, हेल्प्स इन एडेशन ऑफ कोकाई टू म्यूकोजल सरफेस एंड इनिबिट्स ऑप्सोनाइजेशन। तो माइक्रो सेल PP एंड T, और लास्टली हमारा प्रोटीन A बचा था। प्रोटीन A, इट इज़ अ 42 किलो डाल्टन पॉलीपेप्टाइड एनकोडेड बाय स्पा जीन, ये भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ये 42 किलो डाल्टन्स की पॉलीपेप्टाइड है जिसको स्पा जीन ने एनकोड कर रखा है। इट इज़ प्रेजेंट इन 90 to 99% ह्यूमन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेन्स। ये मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के स्ट्रेन्स जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा, 99% तक मिल जाएगा, स्पेशली इन द कोवान 1 स्ट्रेन। हमने ये कोवान 1 स्ट्रेन क्या होता है ये भी डिस्कस करा था। ये लैब इंजीनियर्ड स्ट्रेन है जो अपने पूरे सरफेस को प्रोटीन A से सैचुरेट कर देता है। प्रोटीन A हैज़ मैनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, कीमोटैक्टिक, माइटोजेनिक, इनिबिशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन एंड इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट डैमेज। ये अपन ने उससे याद किया था कोमैप, कोमैप। C फॉर कीमोटैक्टिक, O फॉर ऑप्सोनाइजेशन का इनिबिशन, M फॉर माइटोजेनिक,
A for anti-complementary, and P for platelet damage. Mediates co-agglutination reaction. Protein A binds to FC region of any IgG antibody. हाँ, ये अपन ने थोड़ा सा एक शॉर्ट स्मॉल सी डिटेल है. जो हमारा प्रोटीन ए है ये IgG की एंटीबॉडीज से बाइंड करता है, और स्पेसिफिकली ये IgG 1, 2 एंड 4 की एंटीबॉडीज से बाइंड के FC रीजन से बाइंड करेगा. ये IgG 3 के FC रीजन से ये बाइंड नहीं करता है. ये IgG 3 को बाइंड नहीं कर सकता है. ये IgG 1, 2 एंड 4 के FC रीजन बाइंड करता है. ये IgG 3 के FC रीजन को बाइंड नहीं करेगा. FC रीजन ऑफ एनी IgG एंटीबॉडी लीविंग एनी, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये IgG 3 के FC रीजन को नहीं बाइंड करता. लीविंग FAB रीजन फ्री विच बाइंड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन. ये अपन ने देखा ही था. ये एक्चुअली कोएग्लूटिनेशन टेस्ट की बात करने लग गए ये लोग यहाँ पे. हाँ, ये हमने कोवान 1 स्ट्रेन के नीचे कोएग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में जो बात करी थी कि ये FAB रीजन, ये वाला रीजन फ्री है. ये हमारा प्रोटीन ए था, इस पर एंटीबॉडी ने आके बाइंड कर लिया और ये FAB रीजन को फ्री छोड़ दिया. एक और स्टेफाइलोकोकस था जिसके ऊपर कोवान 1 स्ट्रेन वाला, जिसके ऊपर हर जगह प्रोटीन है, उस पर एंटीबॉडी हमने जो बनाई थी वो बाइंड करेगी, उसके FAB रीजन को फ्री छोड़ देगी. तो ये और ये अटैच हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेशन बनने लग जाएगा. यहाँ पे ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन की वजह से एग्रीगेशन बनेगा जो अपन को हमारे सैंपल के अंदर विजिबल हो जाएगा. तो यही कोएग्लूटिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे. ये प्रोटीन ए बाइंड्स विच बाइंड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन प्रेजेंट इन क्लिनिकल सैंपल्स. दिस टेस्ट इज ऑब्सोलीट नाउ. तो ये टेस्ट कौन सा है, कोएग्लूटिनेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ ऑल. दैट हमारी बुक का भी हमने रीडिंग कर ली. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स और टॉक्सिन्स के बारे में.